दिल का घाव। दोपहर को चारों तरफ गर्म हवाएं साए साए कर रही थी। गर्मी से सारी दुनिया बेहाल हो रही थी। तभी रुचिका अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए स्कूटर से उतरी। स्कूटर एक लड़का चला रहा था। स्कूटर की आवाज़ सुनकर यमुना ने बाहर झांका और अपनी बेटी को किसी लड़के के स्कूटर के पीछे बैठे देखकर उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और उत्सुकता भी। जैसे ही रुचिका घर के अंदर आई, माँ ने उससे पूछा, कहाँ थी इतने बजे तक और किस लड़की के साथ आई हो? माँ, यह मेरा दोस्त है वैभव। इसका नौकरी में सिलेक्शन हो गया है। यह अभी 4 दिन में अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए बेंगलुरु चला जाएगा। मैं इसी के साथ लंच करने के लिए होटल चली गई थी। तुमने आज तक तो कभी इस लड़के के बारे में कोई बात मुझे बताई नहीं। कब से जानती हो इसे और कितना जानती हो? मम्मी, वैभव एक बहुत अच्छा लड़का है और वैसे मैं इसे पिछले 1 साल से जानती हूँ। मेरे कॉलेज में पढ़ता था। अब इसका सिलेक्शन हो गया है। अरे भाई, किस जात बिरादरी का है? इसका बाप क्या करता है? इसकी क्या आदतें हैं? ये सभी जानती हो कि नहीं? हाँ, जानती हूँ मम्मी। वैभव लखनऊ के सेठ मनोहर वर्मा का बेटा है और यह लोग फूटा तालाब एरिया में रहते हैं। वहाँ पर इनका बहुत बड़ा घर है और उस घर में एक मंदिर भी है। यंत्र चलित सी आवाज़ में यमुना ने कहा, माँ, आप कैसे इन लोगों को जानती हो? क्या आप जानती हैं इन्हें? हाँ बेटा, मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। यह कहकर यमुना अपनी पुरानी यादों में खो गई। उन दिनों यमुना लखनऊ में ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। मनोहर भी उसका क्लासमेट था। मनोहर और यमुना दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन यमुना ने अपने पिता को मनोहर के बारे में पूरी बात बता दी। उसने अपने पिता से मनोहर के पिता से बात करके विवाह के लिए उन्हें राजी करने को कहा। अपनी बिन माँ की पुत्री का मन रखने के लिए यमुना के पिता मनोहर के पिताजी के पास गए और उन्होंने अपनी बेटी यमुना के लिए मनोहर का हाथ मांगा। मनोहर ने भी अपने पिताजी को अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसने जिद की थी कि यदि शादी करेगा तो सिर्फ यमुना से, अन्यथा वह कुंवारा ही रहेगा। मनोहर अपनी पढ़ाई खत्म करके उन दिनों अपनी फैक्ट्री देख रहे थे। मनोहर के सामने उसके पापा ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए उस समय तो यमुना के पापा से यह कह दिया कि अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, हम लोग शुभ मुहूर्त में बात करेंगे। हम आपके घर आ जाएंगे, वहीं आगे की बात होगी। 3-4 दिन बाद अचानक ही शाम को मनोहर के पापा यमुना के पापा के घर आए और बोले, माना तुम्हारी बच्ची पढ़ने लिखने में बहुत होशियार रही है और सुंदर भी है, पर कभी तुम लोगों ने अपनी हैसियत देखी है? आप मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करके मखमल में ठाठ का पैबंद लगाना चाहते हैं। कहाँ आप लोग और कहाँ वर्मा इंडस्ट्री का मालिक मनोहर वर्मा? आपकी बेटी ने मेरे बेटे को फंसा लिया है। आपको जितना पैसा चाहिए, 1 लाख 2 लाख ले लीजिए और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दीजिए। आज के बाद कभी भूलकर भी आपकी बेटी को मेरे बेटे से मिलने के लिए मत भेज दीजिएगा। यमुना के पिता इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और धड़ाम से नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। यमुना उस समय घर में ही थी। उसे अपने पिता का अपमान एकदम सहन नहीं हुआ और उसने उसी पल निश्चय कर लिया कि वह अपने प्यार की खातिर अपने बाप को और बेइज्जत नहीं होने देगी। अगले ही दिन यमुना अपने पिता के साथ वापस भोपाल आ गई, जहां उनकी पैतृक जमीन थी। उसने अपने पिता द्वारा
पसंद किए गए लड़के से शादी कर ली। विवाह के 5 साल बाद उनके घर फूल सी बेटी रुचिका पैदा हुई। रुचिका जब 8 वर्ष की थी, उसके जन्मदिन पर उसके नानाजी भी भोपाल में यमुना के घर आए हुए थे। नानाजी और पापा दोनों लोग कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए कार से बाजार गए थे। वहाँ से लौटकर आते समय सामने से आते हुए डंपर ने उन दोनों को बुरी तरह से टक्कर मार दी और इस घातक एक्सीडेंट में रुचिका के पापा और नानाजी दोनों का स्वर्गवास हो गया। बेसहारा यमुना ने शिक्षिका के पद पर कार्य करते हुए अपनी बेटी रुचिका का बड़े प्यार से पालन पोषण किया। रुचिका पढ़ने लिखने में अपनी माँ यमुना की तरह होशियार थी। उसे उसकी योग्यता के अनुसार नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला दिया। यह भी एक संयोग ही था कि मनोहर वर्मा का बेटा वैभव उसी कॉलेज में अपनी योग्यता के बल पर सिलेक्शन पा गया था और भोपाल में कॉलेज के हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहा था। अब उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज में प्लेसमेंट हो गई थी। वैभव ने निश्चय कर लिया था कि वह अपने पैतृक बिजनेस में हाथ नहीं बटाएगा, क्योंकि उसका मन फैक्ट्री वगैरह में बिल्कुल नहीं लगता था। यह काम उनका बड़ा भाई रजत बखूबी संभाल रहा था। वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही कुछ विशेष करना चाहता था। इसके लिए उसकी यह नौकरी बहुत उपयुक्त थी। प्रकृति का खेल भी कितना निराला है। आज 25 वर्ष बाद उसकी बेटी रुचिका और मनोहर का बेटा वैभव इतिहास के उसी मोड़ पर खड़े थे, जहाँ से मनोहर और यमुना एक दूसरे से जुदा होकर जिंदगी की रेस में आगे बढ़ गए थे। माँ के मुंह से सारी कहानी जान के रुचिका के चेहरे पर निराशा झलक आई। रुचिका ने फ़ोन करके उदास मन से सारी की सारी बात वैभव को बता दी। वैभव अपने दादाजी और पापा के स्वार्थी व्यवहार से हस्त-प्रस्त था और सोच रहा था कि जो अपने खुद के लिए और अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर पाए, वे लोग भला उसके प्यार के लिए क्या तजुर्बा देंगे। पर उसने यह भी निश्चय कर लिया था कि इस बार वो यमुना आंटी और रुचिका के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसने अपने दादाजी और पापा को अपने प्यार के संबंध में सभी बातें बता दी, पर यह नहीं बताया कि रुचिका यमुना की बेटी है। उसके दादाजी तो जिद्दी स्वभाव के ही थे। उन्होंने वैभव को कहा, बेटा, यह प्यार व्यार कुछ नहीं होता। विवाह शादी सिर्फ बराबरी के लोगों में होती है। हमें एक ऐसी लड़की की आवश्यकता है जो अपने साथ साथ ढेर सारा दान दहेज और फैक्ट्री लेकर आए तथा वह हमारी विरासत को आगे बढ़ाए। मैंने तुम्हारे पिता की शादी अपनी बराबरी के समाज में ही की थी और आज तुम देख सकते हो कि हमारा कारोबार कितना आगे बढ़ गया है। तुम उस प्यार वाली लड़की को भूल जाओ और श्याम सेठ की इकलौती बेटी से ही तुम्हारा विवाह होगा। इसके साथ ही वर्मा इंडस्ट्रीज लगभग 4 गुनी बड़ी हो जाएगी। वैभव को अपने दादाजी और पिताजी से लगभग ऐसे उत्तर की अपेक्षा भी थी, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह अपने पापा के साथ कार से फैक्ट्री जा रहा था तो उसने कहा, पापा, सुना है आप भी कभी किसी को प्यार करते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे। यदि आपने उससे ही शादी कर ली होती तो माना कि वर्मा इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी नहीं होती, पर आपको मानसिक सुख तो मिलता। आज आपकी और मम्मी की लगभग हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ना आप सुख से रह पाते हो, ना ही मम्मी।
फिर और बड़ी फैक्ट्री खड़ी करके आपको क्या फ़ायदा मिल गया? ऐसे बड़कपन से, ऐसे शौक से आपका कितना भला हुआ बताइए। वैभव के पिता मनोहर अपने ख्यालों में खो गए और वैभव से बोले, बेटा तुम सही कह रहे हो। काश मैंने उस समय अपने दिल की बात सुन ली होती और अपने पिता से विद्रोह कर दिया होता तो आज मेरी जिंदगी निश्चित तौर पर सुखों से भरी होती। वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी हर बात मानने वाली। बस उसकी एक ही कमी थी कि वो गरीब घर की थी। बस इसी वजह से मेरे पापा ने मेरी शादी उससे नहीं होने दी। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। पापा, आप भी चाहते हो कि मैं भी आपकी ही तरह दादाजी की और आपकी बात मानकर अपने प्यार को खो दूं? पापा, रुचिका बहुत अच्छी लड़की है। वो बड़ी प्यारी है। हालांकि वो गरीब घर की और एक मास्टरनी की बेटी है और उसके पापा का स्वर्गवास हो गया है, पर वह बड़ी समझदार लड़की है। मैं हर हालत में उसी से विवाह करना चाहता हूँ। पापा, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। बेटा, तुम्हारे दादाजी इस बात के लिए एक बार भी तैयार नहीं होंगे और तुम्हारी माँ भी नहीं होगी। तुम यह बेकार की जिद छोड़ो और उन दोनों की बात मानकर इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ। पापा के कंधे पर हाथ रखते हुए वैभव ने कहा, पापा, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी आपसे मांग रहा हूँ, तब भी आप उसके लिए इनकार कर रहे हैं। मनोहर कुछ देर तक कुछ सोचते रहे और फिर उन्होंने बेटी से कहा, चलो आज चलकर मैं तुम्हारे साथ उस लड़की को देख लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी कार भोपाल की तरफ मोड़ दी और लगभग 6 घंटे की ड्राइव करके वो भोपाल रुचिका के घर पर आ गए। जैसे ही वैभव ने दरवाज़ा खटखटाया, रुचिका की माँ जमुना जी ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने मनोहर को देखकर अपने पुरानों ख्यालों में खो गई। उसे रुचिका भी अपनी माँ यमुना की प्रतिरूपी नजर आई। उसने यमुना से कहा, अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? आइए अंदर आइए, कहते हुए यमुना अंदर चली गई। रुचिका वैभव और उसके पापा को देखकर खुश तो हुई, पर अपनी माँ के साथ हुए अन्याय को याद कर अगले ही पल उसका चेहरा मुरझा गया। उसे लगा कि आज इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। आज उसके नाना की जगह उसकी माँ खड़ी है और यमुना की जगह आज कटघरे में रुचिका खड़ी हुई है। मनोहर का दिमाग पुराने सारे घटनाक्रम को याद करके आज सुन्न सा हो रहा था। एक पल को सोचने के बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया और यमुना से बोले, यमुना, आज से 25 साल पहले तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था उसके लिए मैं आज तुमसे क्षमा मांगता हूँ और साथ ही यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे की खुशी के लिए रुचिका को मेरे लिए दे दो। वो मेरे घर में बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। पर मेरे लिए आप जैसे इतने बड़े धनी के लिए देने के लायक कोई दहेज नहीं है, उसका क्या? मैं जानता हूँ दहेज की ही वजह से तुम्हारे साथ मेरे विवाह नहीं हो सका था, पर आज मैं उन सब का प्रतिकार करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे दहेज के रूप में कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे रुचिका दे दो। कहते हुए मनोहर की आंखों से पुरानी स्मृतियों के कारण सच्चे हृदय से आंसू बहने लगे। रुचिका ने अपनी माँ की तरफ देखा। शून्य में खोई हुई यमुना पुरानी यादें और अतीत से बाहर आ गई। उसने मनोहर से कहा, मनोहर, सुबह का भूला यदि शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। यह तो ठीक ही है कि हम दोनों का विवाह नहीं हो सका, पर मैं
अपने हृदय का टुकड़ा आज तुम्हें सौंपती हूँ, इस विश्वास के साथ कि तुम मेरी बेटी के साथ थोड़ा सा भी गलत नहीं होने दोगे। कहते हुए उन्होंने रुचिका को बुलाकर उसका हाथ वैभव के हाथ में दे दिया और मनोहर ने रुचिका और वैभव को गले से लगा लिया। आज यमुना की आंखों में खुशी के तौल पर तृप्ति के आंसू थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।